मतलब हमारे लिए एक प्रकार से ये घटना जो है या ये जो संवाद जो है एक प्रकार से रॉ मटेरियल है आज की समस्या को हमें समझने के लिए। ऐसा ऐसा मत समझिए कि ये कालामुखी समस्या सिर्फ कालामुखी समस्या है, बल्कि हम सभी मनुष्य की और मानव जाति की समस्या है। क्योंकि हर एक मनुष्य आज के जगत में राइट्स टू फ्रीडम, ये जो यूनिवर्सल जो राइट है या वैश्विक अधिकार की जो बातें 19 या 20 सेंचुरी में पूरे विश्व में फैल रही है, बुद्ध ने 2500 साल पहले ही राइट्स टू फ्रीडम की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा को हर एक क्षेत्र में, फिर वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो या देश का हो या विश्व का हो या इंडिविजुअल हो, हर एक पहलुओं पर इसका जिक्र बुद्ध इन बातों के साथ में करते हैं। कलाम तो सिर्फ अपनी वो सामान्य समस्या लेके जाते हैं कि श्रमण ब्राह्मण हमारे पास में आते हैं और अपनी बात का विचार मानने के लिए, औरों की बात का विचार या धर्म नहीं मानने के लिए हमें प्रेशर करते हैं या हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन आगे जो बुद्ध उसी बात को जो और उसमें मुझे लगता है कि 10 या 11 जो बातें जो है ये बुद्ध की तरफ से वो आगे उसको और एक्सपैंड करते हैं। मतलब उनकी समस्या को और गहराई में समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं आते हैं कालामों को कि हे कालामों, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है। ये पहली बात है। आप इसको नंबर में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम एक एक दो दो बातों पे हम बात करने वाले, एक बार में पढ़ लेता हूँ, बाद में फिर हम दो बातों पे थोड़ा मैं अपने तरफ से कुछ बताने का प्रयास करूँगा। पहली बात जो है कि हे कालामों, तुम इसलिए स्वीकार मत करो कि यह बात अनुश्रुत है। दूसरा जो बताते हैं, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है। तीसरे नंबर में, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है। ये जो बार बार ये शब्द जो आ रहा है, केवल इसलिए मत करो, वो शब्द आपको बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, रख सकते या लिख सकते। उसमें जो तीसरा जो मुद्दा जो है, यह बात इसी प्रकार से कही गई है। चौथा जो है, इसलिए स्वीकार मत करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है। पांचवें में, इसलिए स्वीकार मत करो कि यह तर्क सम्मत है, तर्क संगत है। उसके बाद, इसलिए स्वीकार मत करो कि वो न्याय शास्त्र से सम्मत है, न्याय संगत है। आगे और बात बुद्ध करते हैं कि केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि इसका आकार प्रकार सुंदर है। मतलब उस बातों का आकार अच्छा है, या मतलब वो अच्छी तरह से कही गई है, सुंदर है, इसलिए स्वीकार मत करो। आगे और कहते हैं, इसलिए स्वीकार मत करो कि वो हमारे मत के अनुकूल है। केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि कहने वाला व्यक्तित्व आकर्षक है, जैसे कि बुद्ध या सुंदर दिखने वाला कोई नेता, गुरु, उसका व्यक्तित्व अगर आकर्षित है, इसलिए भी स्वीकार मत करो। और आखिरी और अंतिम बात और करते हैं, इसलिए स्वीकार मत करो कि कहने वाला श्रमण या ब्राह्मण हमारा पूज्य है, हमारा पूज्य है।
या जिसको हम मानते हैं। इसमें बुद्ध भी आ जाते हैं और हमारे गुरु भी आ जाते हैं, जिसको हम पूजनीय समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कितने मुद्दे हो गए, लिखे होंगे, आपने नंबर दिए होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 मुद्दा हो गया। कितना मुद्दा हुआ? 10 10 हो गया। ठीक है, तो 10 बातों का बुद्ध इसमें जिक्र करते हैं और आगे उसमें से कैसे बाहर आना है उसके बारे में भी मार्ग बताते हैं। उसके बारे में कर दीजिए एक बार, क्या है तीसरा? तीसरा मुद्दा क्या है? यह बात इसी प्रकार से कही गई है। इसी प्रकार से? इसी प्रकार से मतलब विशिष्ट प्रकार से कही गई है। ठीक है, तो आज हम जो समय है उसमें पहले 2 बातों का थोड़ा अध्ययन और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या आता है और कैसे को हम अपने परिप्रेक्ष्य में या उस समय जो परिस्थिति रही कि व्यक्ति की, तो क्या रहा होगा। तो पहला जो मुद्दा जो है, इसलिए स्वीकार मत करो कि यह बात अनुश्रुत है। अनुश्रुत मतलब क्या? अनुश्रुत मतलब क्या, किसी को पता है? या अनसुनी, बार बार सुनी, बार बार जो बातें हमें होती उसमें प्रेशर दिया जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कही जाती है, सुनी जाती है। जैसे कि कौन सी ऐसी बातें हैं कि अनुश्रुत है, में रही होगी और आज भी हमें कहीं ना कहीं हम बंदिश हो जाते हैं। किसी के जहन में है? हाँ सर, जैसे गांव में वन बोला जाता था, मैं बहुत ही जैसे पर मैं खुद उस चीज को रियलाइज करता था। जैसे कोई लड़की होती थी छोटी सी, तो वो कोई काम बिगड़ जाता था, या जैसे पेरेंट तो बुजुर्ग एज्ड लोग उसको चाहते थे कि इस उससे अपेक्षा काम की, तो उसको एक तरह से ये ताना मारते थे कि तुझे भाई घर जाना है, तो ये बात नहीं सीख रही। सब थोड़े इधर उधर होते थे, लेकिन उस तरह को उसे ताना मारते थे कि जल्दी से तू सीख जाइए, तो हर काम करने की ऐसी उसमें काबिलियत होनी चाहिए, और ऐसा करके उसे ताना मारते रहते थे, चाहे वो बच्ची बहुत ही छोटी होती थी। और भी ऐसी बहुत सारी मतलब चीजें, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भाई अरे तो कहीं कोई मर गया है, इसका इंडिकेशन है। ऐसे अलग अलग तरह की चीजें जाती है और उन पर विश्वास कर लेते, फिर हमारा मनोवस्था वैसी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुश्रुत ये भी होता है सर, किया जाता है तो वो झूठी है या कैसी है ये तो उसकी खोज नहीं करते और उसको ऐसा स्वीकार कर लेते, या स्वीकार करने पर मजबूर होते। जब बार बार वही चीज दोहराई जाती है तो वो झूठ भी सत्य लगने लगता है, ऐसा भी होता है। ओके, थैंक यू। और बाकी लोगों का क्या है आज के इसमें, कहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसको आप किस कैटेगरी में लाओगे? अगर आज आप अनुश्रुत मतलब सुनना और कहना कहोगे तभी तो सुनेगा, है ना? और वही चीज हम सुनते हैं कि जो कहते हैं, जो जैसे कि अभी उदय जी ने बताया, सुभाष जी ने बताया, तो जीवन को
एक प्रकार से गाइड करने वाले जो आ, शब्द होते हैं, या क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार से सलाह होती है, सलाह, सजेशन जिसे हम बोलते हैं, हाँ? उस सजेशन का क्या क्या असर आज हमारे में क्या लग रहा है? सजेशन जैसे कि अभी शकुन की बात हो, अपशकुन की बात हो, या परिवार से जो, जैसे कि लड़की के बारे में हो, लड़के के बारे में भी ऐसा कहा जाता है मजाक में, तुम्हारी शादी करा दे, तुम्हारी शादी, हाँ, इससे करा दे, उससे करा दे। हाँ, बचपन से ही ये बातें कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है। या जो भी एक प्रकार से जो संवाद है, या संसारिकता में जो फंसने वाली जो बातें हैं, हाँ, या जिसे हम सलाह भी कह सकते हैं, या जिसे कुछ क्या कहते हैं कि बातों का जो बातें करने का जो तरीका जो है, हाँ, बातें करने का, गपशप करने का जो तरीका है, जिसे हम वाणी के शील में हम देखते हैं कि जो अफवाह है, विसंवादित असत शब्द है, असत्य शब्द है, हाँ, ये सभी कहीं ना कहीं इस श्रुत में जो सुनने की जो प्रक्रिया है, इसी को बुद्ध ने बाद में श्रुत में प्रज्ञा में इसका परिवर्तन किया है कि जो हम सुनते, ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना, जागृति से सुनना और अजागृति से सुनना। अजागृति से सुनने से शब्दों या जो भी अफवाहें है, या जो संकेत, या जो कुछ भी हमें डायरेक्शन मिलता है समाज से, परिवार से, तो कहीं ना कहीं वो हमें उस करता है ही माने और वैसा ही चले। हाँ, बच्चा, हम आज की बात करते हैं तो बच्चा कुछ करना चाहता है, लेकिन माता पिता उसको बार बार टोकते हैं, डर दिखाते हैं कि पुलिस आ जाएगा, हाँ, पकड़ के ये कर, वो मत कर। तो ये जो बच्चा या बच्चा होने के बाद में लोगों से सुन, या हम कह सकते हैं कि प्रशंसा और निंदा भी इसमें आ सकती है, क्योंकि वो शब्दों से कहे। हाँ, क्योंकि आज शब्दों भाषा मिली है, लेकिन बुद्ध के समय जो आज हमारे पास में डिफरेंट मोड है शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें हैं, आजकल हमारे पास में व्हाट्सएप है, मोबाइल है, इंटरनेट, तो ये सभी उसी के ही डिफरेंट फॉर्म है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, यही संवाद का माध्यम था। शुरुआत भी यही से होती थी और जीवन का अंत भी इसी में होता था, क्योंकि उसके बाद में उनके पास में ऐसा दूसरा कोई माध्यम नहीं था कि जहाँ से वो कुछ सुने या पढ़े, क्योंकि पढ़ने की भी परंपरा, शिक्षा जो है समय तक इतनी प्रचलित नहीं। कुछ जो व्यापारी लोग रहे होंगे, वर्ग के लोग या कुछ ब्राह्मण, वो शब्दों का कुछ पास में ऐसा कोई ये नहीं था जो ज़्यादा लोगों के साथ में उसका संपर्क आए। लेकिन ये जो सुनना और कहना, हाँ, एक प्रकार से एक ज़्यादा प्रभावशाली रहा है उस समय। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूँ इसी बात को, वो है हमारे व्हाट्सएप, हमारा मोबाइल, हाँ, हमारी जो डिफरेंट कम्युनिकेशन जो मोड्स है, स्किल है, फिर वो मीडिया हो, या फिर प्रिंट मीडिया हो, या प्रिंटेड बुक्स हो, हाँ, या जो हमारा अभ्यास हो, हाँ, क्योंकि अभ्यास भी सुनने से ही हम सीखते हैं, हाँ, और उससे भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनता है कि तुम ऐसे, उसी प्रकार से हमारे जहन में रहती है। और इसका इतना गलत अगर इसका या जो दुष्परिणाम देखे, भयंकर दुष्परिणाम, और इतने दुष्परिणाम, अगर हम आज एजुकेशन सिस्टम को अगर ये देखें, हाँ,
जो हम सुन रहे हैं उसे सुनना हो या एक्स वाई जेड से सुनना हो, मतलब जो सुनने वाला इंसान जो है वो अपने विचारों से उसको स्वीकार ही नहीं करता है, उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेता है। और इसलिए जो हमारी जो संशोधक प्रवृत्ति जो है भारत के विद्यार्थियों की या लोगों की, वो इसी के कारण पूरी तरह से ब्लॉक है, मैक्सिमम ब्लॉक है। एक एजुकेशन एक सुनने की प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया है, और सुनने और पढ़ने की प्रक्रिया में अगर आप जो लिखा है जो पढ़ा है वही मान लेते हैं, जो बताया गया है जो कहा गया है, हाँ, उस पे हम विश्वास रखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। अगर हम पहले इस बात को देखें कि ये कहने के लिए बहुत सिंपल लगती है कि बुद्ध ने ये कह दिया कि ये इसको नहीं मानना है, लेकिन वो बात क्या है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वाणी जो है ये सभी अस्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वाणी के कारण ही मनुष्य जो है वो प्राणी से सभ्यता की तरफ गया है, और सभ्यता से आज हम कल्चर या आधुनिक मानव जो कहते हैं, हाँ, इसी के कारण वो आगे गया है, और इसी के कारण वो दबा भी है। इंडिविजुअल के तौर पे भी हम देख सकते हैं, हमारे परिवार के परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं, समाज में जो कुछ भी सुनी सुनाई जो बातें हैं, वो किस प्रकार से एक प्रकार से गुलामी की तरफ लेके जा रही है या स्वतंत्रता की तरफ लेके जा रही है। गुलामी की तरफ लेके जा रही है या स्वतंत्रता की तरफ ले जा रही है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और ये पहली जो बात जो है एक प्रकार से हमें ऐसे गुलामी का संकेत दिला रही है कि जो अभी तक हमने सुना है उसी को ही हम जी रहे हैं। फिर हमारा हर एक जो संकल्प हो या हर एक जो हमारा जीवन में जो हमने निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं सुन सुनकर ही निर्णय लिया। पढ़ाई का भी फ्लो देखिए कि हमने सुना पढ़े, हमारा इंटरेस्ट क्या था, हम क्या बनना चाहते थे, क्या पढ़ना चाहते थे, ये तो अभी तो हिस्ट्री में जमा हो गया। हम कुछ और बनना चाहते थे लेकिन सुन सुन के हम और कुछ बन गए। हमारी शादी भी उसने कितनी बार कहा, शादी शादी शादी, समाज ने कितनी बार कहा होगा, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। और जितनी पॉपुलेशन जो बड़ी है ना, बोल बोल के बनी है। अरे लड़का नहीं हुआ लड़की का, लड़की नहीं हुआ लड़का का, अभी 2 चाहिए 3 लग गई। ये सुनने का परिवार हमें प्रेशर आया, लेकिन हमने सतर्क रहे कि हमें पता था कि तो ये सुनने के परिणाम है। पॉपुलेशन ऐसी नहीं बढ़ी है, पॉपुलेशन भारत की ऐसी ही नहीं बढ़ी है, ये उसी का परिणाम है। तो क्या 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 हो रहा है, क्या हो चुका है, हम किस प्रकार से इस सुनने के प्रक्रिया में हम कैसे फंस चुके हैं। जब वो आगे बात करेंगे कि इसको हमें इसमें से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन पहले कहाँ फंसे तो पता चलना चाहिए। ये तो फिर हमारे लिए ये सूत्र किसी भी काम का नहीं है। हमें लगेगा कि तो कालामों के लिए बात की, हम तो स्वतंत्र है, हम तो आज़ाद नागरिक है, लेकिन आज़ाद नागरिक होने के बावजूद भी ये जो हमारी जो सुनने की जो प्रक्रिया है या बोलने की जो प्रक्रिया है, वो कितनी मतलब घातक है, कैसे हमें गुलाम बनाती है। इवन जाति भेद या जाति का इतने समय तक टिकना, ये भी सुनने का ही कारण है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि तुम इस जाति, मनुष्य बन के हमें, मनुष्य कह के हमें बोला ही नहीं कि तुम मनुष्य हो।
लेकिन उनको भी पता नहीं है, उन्होंने भी वही सुना है और वही बोला है, और उसी के कारण हमारा जो एक खुद के प्रति जो एक डिग्निटी है या जो हमारा हीनता का भाव जो है, हमेशा अपने समझने का जो भाव है, सुन के ही इतना गुलामी को पकड़ के रहा। क्या ऐसा ऐसा ये सभी सच सच है जो मैं बता रहा हूँ? ये घटनाएं क्या लग रही है कि ये आज के इसमें प्रासंगिक? आज का ये जो सेशन लेने का आप चिंतन है सर, अदरवाइज ये अधूरा सा ही रह जाता है। ये मतलब उस तरह व्यवहारिकता में आप इसकी लोगों की मानसिकता विकसित होती है और उस पर परत दर परत बार बार सुन के वो चढ़ जाती है और यथार्थता से बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक और समाज के साथ एक प्रकार से गुलामी बनने लगती है। आप देखिए ना कि जब हम खुद अपना परिवार बनाते हैं तो वो सुन के हम बनाए, ठीक है, लेकिन हमारी भूल पता ही नहीं चलती कि हमने सुन के तो बना लिया है, लेकिन इसमें कुछ भूल है। कम से कम जनरेशन को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने भूल की क्योंकि हाँ जी, इस संदर्भ में आप जो बात कर रहे हैं ना, इससे कितना मतलब महत्व की बात ये जितने हमारे सामाजिक नेता हैं या धार्मिक नेता भी, वो व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए से काम कर सकते हैं, कैसे आंदोलन चला सकते हैं, इसके लिए दृष्टि चाहिए ना। ये हाँ, ये समझ फिर काय का कैसे आंदोलन चलाएंगे उनको ये समझ ही नहीं है, और लेके झंडा घूम रहे हैं तो सारा फिर गड़बड़ी होता रहेगा। गुलामी का जो बुद्ध यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इसको नहीं मानना श्रुत है या चल रहा है, चलने कहने के खातिर जो लोग कह रहे हैं, सुनाया जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उस सुनी बातों पर विश्वास नहीं रखना। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जितने भी कंपटीशन है, सुनी बातों पे कंपटीशन हो रही है। माँ बाप भी सुनाते रहते हैं, बाहर से भी वही सुनने को मिलता है कि ये सही है वो सही है। हाँ, बच्चा तो बस वो उसी बात पर चलने लगता है। हाँ, उसका खुद का डिसीजन उसको लेने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि कहा ही इतने बार जाता है कि यही सही है यही सही है यही सही है। हाँ, दूसरा कुछ पढ़ाई सही नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही पढ़ाई है। क्या ये सुनने से तो हो रहा है? हम किस समाज को बना रहे हैं, किस गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं या स्वतंत्रता की तरफ? तो स्वतंत्रता क्या है, आगे बुद्ध बताते हैं कि इससे हम कैसे मुक्त होके इसी बातों में अगर कुछ उचित है तो इसमें उचित भी हो सकता है, लेकिन उचित और अनुचित तभी पता चल सकता है कि जब आप आपके मन को खुला रख के डिसीजन ले। या फिर तो डिसीजन लेने के लिए खुला ही नहीं है, वो अच्छा भी होगा ना तब भी बुरा हो जाता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो, कमाए और शादी करे। अपने अच्छे के लिए कहा ना, तो शादी होने के बाद में बुरा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपका इंटेंशन सही था और उस समय उसका सुनने का भी इंटेंशन सही था, क्योंकि आपके इंटेंशन से उसने शादी किया। लेकिन इंटेंशन सही होने के बावजूद भी वो अपने मन के स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले पाया, उसको वो आज़ादी नहीं मिली वो निर्णय स्वतंत्रता से लेने की। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो है ना, इवन अच्छी बात भी है, हाँ, वो हमें उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है। इवन शिक्षा के बारे में भी हो या किसी भी प्रकार से जो हम बातें करते हैं, उसमें अच्छाई होती है, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे।
इसका मतलब कहने की बताते समय और वो लेने वाला जो है, में दोनों में भी क्या है, कहने कहीं स्वतंत्रता देने का और लेने का वहाँ पे स्पेस नहीं है। कहने वाला भी देना नहीं चाहता है और लेने वाला भी लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। अगर लेने वाला अगर तैयार करेगा तो बगावत करेगा कि पिताजी तुम जो कह रहे हैं ना सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं ऐसा करूँगा। अगर नहीं कह रहा है, वैसा ही हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्वतंत्रता से उस चीज़ का अनुसरण नहीं कर रहा है। फिर शिक्षा हो या उसके जीवन में जो भी डिसीजन हम इंडिविजुअल हमने लिए हैं या परिवार में समाज में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो इसी प्रकार से वो अच्छे होने के बाद में भी इतने परिणाम कारक नहीं होते, लाभदायी नहीं होते, कल्याणकारी नहीं होते। तो इस प्रकार से अगर हम बातों को देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित ही है कि बुद्ध का इसके पीछे कहने का जो तात्पर्य रहा होगा उस समय, क्योंकि उस समय में तो यही साधन था। आज तो हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं। उस समय तो एक ही साधन था, आज हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं, जिसके माध्यम से हम को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। तो इस प्रकार से पहली बात को बुद्ध कहते हैं कि हमने इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वो अनुश्रुत है, अनेक बार कही हुई बात है। तो दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि ये बात परंपरागत है। तो परंपरागत का मतलब क्या है? परंपरा और परंपरागत क्या होता है? परंपरा में और परंपरागत होने में क्या एक जैसा ही है या अलग अलग है? आक्रोश जाती है। हाँ अमरशी भाई, जो जो आगे से जाती है ना, हाँ हाँ, तो उसे परंपरा कहते हैं। फिर लोग जो गुलामी की हमें लेते बोलना बता देते हैं या हमारा चाहिए, तो परंपरा हो गई ना। हाँ ठीक है, परंपरा किसे कहते हैं? चलो अभी मैं बोलूँगा, वो बात करेगा, ठीक है? अभी तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, 2-3 लोग, अभी मैं नाम लूँगा, उसको बात करना है, ठीक है? भले 2 शब्द कहे, हम सुनेंगे। अमरशी भाई, आनंद कुमार बताइए, परंपरा किसे कहते हैं? एक शब्द में, 2 शब्द में, ठीक है? ये माइक नहीं खोल रहे हैं। अशोक कुमार मौर्य जी, आप कहना चाहेंगे परंपरा? परंपरा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं ऐसे उदाहरण दूंगी, जैसे मेरी शादी होके मेरी सास ने घूंघट चलता है, ठीक है, तो मेरी सास ने मुझ पे करवाया, तो तुम भी इतना हाँ करो। अब आई मेरी बहू, बहू कहती है कि मैं नहीं करूंगी, तो यहाँ विरोधाभास होने लग गया घर में। तो 2 बार तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तीसरी बार कही मैंने कि मत करो, तो वो परंपरा आ गई। ऐसे मैं समझती हूँ अपने घर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू। बहादुर सिंह जी। सर ये रीति रिवाज रिवाजों से क्या आ रही है? ठीक है, रीति रिवाज में क्या आ सकता है? रीति रिवाज सर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माँ बाप द्वारा बच्चों पर लगातार आती जाती है, वो ये परंपरा से रीति रिवाज। ठीक है, ओके। बलजीत जी, हाँ, परंपरा आप किसको कहते? जो पीछे चला रहा है, पुराने से पीछे चला रहा है, वो परंपरा है। तो कहते भी हैं कि ये हमारी परंपरा है, तो इसी को निभा रहे हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो आज तो पढ़ लिख के काम वो वही करते हैं जो पुराने लोग करते थे। जैसे अब मैं बातें करता हूँ तो वे भगवान में ज्यादा विश्वास करते हैं और मुझे पूछते हैं कि भाई ये तुम कैसे, अब तुम जानते हो सब कुछ, क्रिकेट को मानते हो,
यानी हमारे जो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो मानते आ रहे हैं ऐसे। तो हम वैसे ही उनको मान रहे हैं। उन्हें धोती कुर्ता पहनता, आप क्यों नहीं पहनते? तो मतलब धार्मिक धार्मिक परंपरा क्या बात कर रहे हैं? झोपड़ी में रहते थे पहले, तो आप क्यों अब हम आप महलों में रहते, तो ये पुरानी परंपरा क्यों छोड़ दी फिर आप? वो परंपरा को उसी को क्यों निभाते आ रहे हो आप? ठीक है रूबी। हाँ, एक लाइन में बताओ परंपरा किसे कहते हैं आप? परंपरा मतलब जो पुराने जो संस्कार होते हैं वो हम नई पीढ़ी में डालते हैं सर। जैसे कि कोई बहुत सी चीजें जो पहले से चली आ रही हैं, फिर हम उन्हें संस्कार के रूप में अपने बच्चों को देते हैं। जैसे कि ऐसे नहीं करना है, ये हो जाता है, में भेद होता है, बहू और बेटियों में भी भेद होता है। जैसे कि बहू को तो हम दूसरे घर से आई हुई समझते हैं, और जो बेटी होती है उसे अपना समझते हैं। वो भी हमारी जो संस्कार और परंपरा में चला आता है, वही हम आगे भी देखते हैं उसको। ठीक है, संस्कार के साथ में परंपरा, गुड, ठीक है। सर जैसे कि हम शादी में देखते हैं ना, जो दूल्हा जाता है घोड़ी पर बैठकर। हाँ हाँ, वो भी परंपरा है, पारिवारिक वैवाहिक वैवाहिक संस्कार। हाँ, जिसमें दूल्हे को खुद भी नहीं पता होता मैं घोड़ी पे बैठ क्यों रहा हूँ, और जो तरह पहली बार ही बैठता होगा, परंपरा का अनुसरण करता है। ठीक है, गुड, ठीक है। शकुंतला जी। हाँ हाँ जी। सर जैसे मेरे यहाँ मैं आई अपने परिवार में, तो मेरा बेटा होगा पहला, तो मेरे घर वाले कहने लगे कि व्रत रखना चाहिए, तुम्हारी सास करती थी। तो इसको ही मैं परंपरा जानती हूँ। बराबर, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं अपनी बहू को करने दूंगी। ठीक मैंने ठीक खुद त्याग कर दिया। ठीक है, ठीक ऐसा समझते हैं। ठीक ठीक। सुभाष जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। परंपरा की जो बातें है ना, और ढेर सारी परंपराएं हैं, इनके कारण ही हम समाज या बहुत बुराइयां या खराबी है। जैसे मेरे चाची थी, और उनके 4 लड़कियां 1 लड़का था, और उनकी फिर डेथ हो गई। तो वो चाचा जी ने दूसरी शादी की, और वो चाची आई, उनसे 2 बच्चे हुए, 1 लड़का और लड़की। तो वो हमेशा उन बच्चों को, जो चाची के पहली चाची के जो बच्चे थे, उनको कभी भी अपना अपना नहीं मानना, अपना स्वीकार करके नहीं मानते। वो बोले ये दूसरे हैं, सौतेले हाँ सौतलापन। उसके कारण उनके साथ कभी भी न्याय संगत या उचित व्यवहार नहीं करते। तो एक तरह से मानवता खत्म होती है ना वहाँ, घर के अंदर मानवता खत्म होती है, वैमनस्यता और खराबी पैदा होती है। ठीक है। तो ठीक है, हम थोड़ा परंपरा को लेके बात करते हैं। तो परंपरा जो मुझे लगती है कि ये बहुत प्राचीन आचार है, प्राचीन व्यवहार है समाज का। एक प्रकार से जब मनुष्य जो आदि मानव से मनुष्य थोड़ा सांस्कृतिक मनुष्य की तरफ प्रयास करने लगा होगा, तभी से कहीं न कहीं परंपराओं का सर्जन हुआ है। तो परंपरा से आई हुई जो बात अगर बुद्ध कह रहे हैं कि इसको केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वो बहुत प्राचीन परंपरा है, तो परंपरा का स्रोत जो है मतलब मनुष्य के जो सांस्कृतिक और जो सभ्यता का जो विकास हुआ है ना। अगर हम भारत की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के जो हमें अवशेष मिलते हैं बुद्ध के पहले भी और 200 या 250 साल पहले, तो वो जो सभ्यता और जो संस्कृति को परंपरा कहते हैं। उसमें
आपके घर के घर कैसे होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये भी बातें कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल जो डेवलपमेंट कहते हैं वो सभ्यता है, और जो वैल्यू बेस्ड और कल्चर बेस्ड जो डेवलपमेंट है उसको संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों का जो प्रवाह है, मतलब परंपरागत, मतलब गत मतलब भूतकाल से चलती हुई बातें, भूतकाल मतलब तब तक भूतकाल है जब तक मनुष्य का, जब से मनुष्य का विकास होने लगा है। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुद्ध के पहले भी जो मैंने समय बताया, 2500-3000 साल पहले, और बुद्ध के समय में आते 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 जो परंपरा का स्वरूप रहा होगा, उस परंपरा में अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो दो प्रकार की संस्कृति बुद्ध के समय ज़्यादा प्रभावित थी, जिसको हम एक श्रमण संस्कृति कहते हैं और एक ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति का जो परंपराएं जो थी, यज्ञ करना, ईश्वर को मानना, वर्ण व्यवस्था में मनुष्य का भेद करना, स्त्री को कम हक, पुरुष को ज़्यादा हक, या वेदों को अपौरुष मानना, ईश्वर ने निर्माण किया है। तो ये जो वैदिक परंपरा जो है, वैदिक कल्चर जो है, वो हमें भारत का, प्राचीन भारत का वो हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर वो बुद्ध के समय आते आते भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि वैदिक परंपरा के पहले ही जो श्रमण परंपरा, हम जिसको सिंधु घाटी की परंपरा कहते हैं, उस समय वैदिक परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा उसके बाद में आई है, लेकिन बुद्ध के समय आते आते वो दोनों परंपरा का मिक्स स्वरूप हमें बुद्ध के समय दिखाई देता है। फिर उसमें श्रमण परंपरा में तप करने की जो परंपरा है, गृह त्याग करने की परंपरा है, ध्यान करने की परंपरा है। फिर उसमें जैसे कि धार्मिक परंपरा है, वैसे सामाजिक परंपरा उस समय जो रही है। अगर हम पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं तो राजकीय परंपरा भी थी, लोकशाही की भी परंपरा, वो भी परंपरा का ही हिस्सा है। परंपरा मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है। समाज का एक पूरा स्वरूप जो भूतकाल से आते आते जो वर्तमान में एक अपना वजूद बना रहा है, कि ब्राह्मण जब अपने आप को ब्राह्मण कहता है और श्रमण जो अपने आप को श्रमण कहता है कि ये मेरी शिक्षा है, यही महत्व की है, और जो दूसरा कह रहा है वो महत्व की नहीं है, तो अपनी परंपरा की बात कर रहा है, अपने परंपरा की जो विचारों की, दर्शन की बात कर रहा है कि मेरी बात सही है, उसकी बात सही नहीं है। तो परंपरा के रूप में हमने उन सभी विचार दर्शन के साथ में आई हुई जो समाज को और व्यक्ति को जो प्रभावित करती है या अनुसरण करने के लिए उसको मोटिवेट करती है। जैसे कि आप लोगों में से जो भी कहा है कि मैं पहले इस प्रकार से माता पिता से जो हमें परंपरा से हम किसी भगवान या देवता को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, या किसी अलग प्रकार से हमारी परंपरा रही है, या स्त्री पुरुषों की भी एक अपनी विवाह की परंपरा हो, या फिर महिलाओं ने ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तो ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। अगर हम परंपरा को अगर उसके अलग अलग स्वरूप में देखते हैं तो धार्मिक परंपरा का एक स्वरूप हो सकता है, एक सामाजिक परंपरा का एक स्वरूप हो सकता है, एक राजकीय जो परंपरा है उसका भी एक स्वरूप हो सकता है। तो इन सभी स्वरूपों को बुद्ध कहते हैं कि आप ऐसे ही मत मानो, भले वो कितनी प्राचीन है, भले वो इंडस सिविलाइजेशन से आ रही हो या फिर ब्राह्मणों से आ रही हो, क्योंकि दोनों परंपराएं वो अपने उस प्राचीन समय से मौजूद है,
उनका जो प्रभाव जो है बहुत गहरा है। आप वहाँ पे अपने विचारों का स्पेस नहीं रख सकते, वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। जब परंपरा का जब बर्डन जब हमारे सर पे आता है ना कि ये बड़ा बेटा है, इसने करना चाहिए, लड़की ने ऐसा ही करना चाहिए, पुरुषों ने ऐसा ही करना चाहिए, हाँ, बाद में ऐसा ही करना चाहिए, यही करना चाहिए, हाँ? भगवान को लेके, ईश्वर को लेके, आत्मा को लेके, ये सब परंपरा है, उस दर्शन से आई हुई। जाति भेद भी एक प्रकार की परंपरा बन गई है। आचरण में जैसे वो उस प्रभाव से जब आती है तो आचरण में वो अभिव्यक्त होने लगती है। भले जाति भेद एक दर्शन से आई हुई परंपरा है, वर्ण व्यवस्था एक दर्शन है समाज को विभाजित करने का, और उसी दर्शन से धीरे धीरे जब समाज में जो कुछ सालों के पहले एक परंपरा बनी कि उसको नहीं छूना, क्योंकि वो दिखने में अच्छे नहीं है, या उनको पहरे में अच्छे नहीं है, या फिर जो कुछ भी एक बात रही होगी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो परंपरा बनी, अछूत कहने की या जाति भेद की परंपरा बनी, या स्त्री पुरुष की भी जो भेद करने की परंपरा हो, सती की परंपरा हो, पुरुष मरने के बाद या पति मरने के बाद पत्नी सती जाती थी या अग्नि संस्कार करती थी, या वो भी एक परंपरा है। बाल विवाह एक भी परंपरा है। देवी दासी भी एक परंपरा है। परंपरा का जितना हम स्वरूप देखते हैं, हर जगह पे हमें परंपरा दिखाई देती है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं हम भी परंपरा से झगड़े हुए हैं। भले हम बौद्ध बने हैं तो कुछ परंपराएं हमने बौद्ध धर्म से ली है, लेकिन जो हमारी जीवन जीने की जो मूल जो स्वरूप है वहाँ से आया हुआ है। अभी भी हम इतने बौद्ध धर्म के परंपरा की जब बात आती है तो वहाँ पे आपको स्वतंत्रता है। बौद्ध धर्म की परंपरा में आपको स्वतंत्रता है कि शादी कब करें, कैसे करें, किससे करें, किसी बात को आप माने या ना माने, ये आपके लिए वहाँ पे खुलापन है। लेकिन कभी कभी वहाँ पे भी खुलापन नहीं मिलता है, क्योंकि हम कहने के पूर्व जो हमारे जो परंपरा से, जिस परंपरा से हम इतने अब ये हमारी दूसरी जनरेशन है। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे पिताजी की पहली जनरेशन है, तो उसके पहले के साथ में जुड़ी हुई हमारी जो परंपरा रही है कहीं ना कहीं ईश्वरवाद की या अलग अलग प्रकार से उसी ही हिंदू परंपरा से जो हमने एक अपने जीवन में जो हमने अपनाया है, और वही कहीं ना कहीं समाज में भी हमें ज़्यादा उसका प्रभाव दिखाई देता है, तो वो परंपरा हम में हावी हो जाती है या उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, या प्रभावित भी नहीं होते, परेशान हो जाते हैं। अभी कोई अगर फेस्टिवल मनाना है, हम नहीं मनाते लेकिन बाकी लोग तो फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि उनकी परंपरा है, फिर वो होली करना हो या फिर दिवाली करना हो, तो भले हम नहीं मना रहे लेकिन उस परंपरा से तो कहीं ना कहीं हमें उसका असर होती है, क्योंकि हम नहीं मना रहे हैं और उससे बहुत सारी हानि होती हुई दिखाई देती है। तो इन सभी बातों के साथ में आज भी हम परंपराओं के एक प्रकार से गुलाम हैं। व्यक्तिगत रूप में भी हमें देखने की ज़रूरत है कि एक मनुष्य के रूप में जिसको परंपरागत जो कुछ भी एक मनुष्य का जीवन हमें माता पिता से मिला है, लेकिन माता पिता से हमें डीएनए में वो संस्कार या परंपरा भी मिली है। वैसा ही हम सोचते हैं जैसे माँ बाप ने सोचा है, वैसा ही हम देखते हैं जैसा माँ बाप ने हमें दिखाया है, और उसी प्रकार से कहीं ना कहीं परंपरा से हम बंध जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बुद्ध कहते हैं कि उसको नहीं स्वीकार करना, तो इसका मतलब कुछ तो है कि जिसके कारण हम उसके गुलाम हो जाते हैं और हमारी जो स्वतंत्रता जो है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या किसी और लोगों को उस परंपरा से छूटने के लिए स्वतंत्रता देना, क्योंकि हम छूटेंगे तो हम औरों को देंगे। जैसे कुछ महिला ने कहा कि हम घूंघट पहले लेते थे, नई बहू जब आते हैं तो घूंघट लेना चाहिए, हमें हमारी भी अपेक्षा होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उस परंपरा को छोड़ने लगते हैं। हम उनको स्वतंत्रता देते हैं कि भाई तुमको कैसा लगता है, उसको हम आज़ादी देते हैं, उसको हम सोचने के लिए स्पेस देते हैं कि आपको क्या लगता है। तो वहाँ पे परंपराएं बदल जाती है। वहाँ पे उसकी जो आज़ादी जो है, उसका जो विचार स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो एक्सप्रेस होने लगता है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। तो इस बात को हमें इस सूत्र के माध्यम से कि हम परंपरा के कैसे गुलाम हैं, किस प्रकार की परंपराएं हम अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे ज़्यादा परंपरा हमें शादी करने की है। सबसे ज़्यादा खर्चा अभी भी हमारा कहीं पे अगर होता है एजुकेशन के बाद, अगर हम हमारे समाज की बात करें, मैक्सिमम हमारा जो पैसा है एजुकेशन में हम खर्चा करते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से ज़्यादा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर पैसा कहीं खर्चा होता है वो है शादी ब्याह में। अभी ये परंपरा कहीं ना कहीं हमने उस कंपटीशन से निर्माण किए कि वो ऐसा कर रहा है, वो करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, या फिर ये तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में इसी प्रकार से हुआ है। तो इन सभी कहीं ना कहीं जो हमारे पे जो प्रभाव जो पड़ रहा है संस्कारों का या परंपराओं का, कि शादी विवाह हो या फिर किसी प्रकार से मृत्यु के बाद में जो एक प्रकार की परंपरा होती है कि इस प्रकार से मृत्यु भोज देना है या नहीं देना है, या ऐसी जितने भी परंपराओं के साथ में हम जकड़े हुए हैं, ये सिर्फ सामाजिक और धार्मिक नहीं, मानसिक परंपराओं के साथ में भी हम जकड़े हुए रहते हैं। मानसिक रूप में जो भी हमारा जो सोच जो है, जिसमें कह सकते हैं कि हमारी जो जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है, उसमें भी परंपराओं से ही हम सोचते हैं। जैसे कि परंपराओं में हमें सिखाया जाता है कि खाओ पियो और जलसा करो, यही जीवन है। ये भी एक प्रकार की परंपरा जिसे हम भौतिकवाद परंपरा कहते हैं। तो भौतिकवादी परंपरा में ही हम प्रभावित है। क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये परंपराओं से हम कैसे समझे और कैसे उसमें से बाहर आए, ताकि उस परंपराओं में से जो अच्छी बातें हैं वो ज़रूर हम लें, लेकिन जिससे हम गुलाम हो रहे हैं या जिसमें हमारा शोषण हो रहा है या जिसमें हमारा समय है, पैसा है, या हमारी ऊर्जा अगर जहाँ पे हमारी व्यय हो रही है या नष्ट हो रही है, तो उस परंपराओं को कैसे हम छोड़ें या उसमें बदलाव लाएं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि समय हो गया है और परंपराओं में हम नेक्स्ट इसमें विवाह की परंपरा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस विषय के, इस मुद्दे के ऊपर सोच के आइए और इसके ऊपर चर्चा करके क्या इस बात को हम कितना प्रामाणिकता से इस पे सोच सकते हैं या इसमें क्या हमें नुकसान है, क्या इसमें बदलाव लाने की क्या संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है, इन सभी बातों के लेके हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस बात को सुनने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।